Checking. Check, check, check. Okay. So, very good evening to every one of you all. कैसे हो आप लोग सब? I hope I'm audible and visible right now. और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन? Ready to rock May 2025? Boys and girls? I'm good, Sana. Thank you so much. आप लोग सब कैसे हो? चलो, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट अस डिस्कस कि ये जो बैच है इसमें क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. हाउ एम आई गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर सीए फाउंडेशन लॉ फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन सो दैट यू गेट कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट एंड यू सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स पता है. बट देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज अब आप लोगों का अटेम्प्ट जो है वो May 25 में है और लॉ का पेपर जो है दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर. तो अब लॉ का वो जमाना तो गया जहां पे एक सवाल है, 4 गोले हैं, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और वापस से अटेम्प्ट दे दो. अब आप लोगों को काफी थरली इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना होगा, जिसके लिए आज मैं आपके सामने आई हूं. यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं? एक तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, बट रिवीजन के साथ साथ every day we are going to solve at least one question, and that too we will be doing it writing practice. तो अब कैसे आंसर्स लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है, लॉ समझ में तो आ जाता है बट फिर आंसर्स कैसे लिखने हैं ये उन्होंने समझना, ये उनको नहीं समझ में आता है. तो यही दिक्कत को केटर करने के लिए हम लोग क्या करने वाले, एवरी डे we will be solving at least one question of the concerned topic, ताकि समझने के साथ साथ आपको ये भी हैबिट आ जाए कि अगर इंस्टीट्यूट कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो इस सवाल का जवाब आपको कैसे देना है. तो अब यही रिवीजन, यही क्वेश्चंस हम लोग किन नोट्स से करने वाले हैं और क्या ये नोट्स मैं आप लोगों को देने वाली हूं. तो अब देखो, दोनों भी सवालों का जवाब मैं आपको देने वाली हूं. ये जो सारे टॉपिक्स है जो हम इन दिनों में करने वाले हैं इन दिस बूस्टर बैच, आई विल बी गिविंग यू माई हैंड रिटन नोट्स. तो जैसे आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो कंपनीज एक्ट के हैंड रिटन नोट्स. तो इसमें पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है दैट इज कवर्ड, बट ऑफ कोर्स दैट्स कवर्ड इन शॉर्ट. इससे हम लोग रिवाइज करेंगे, इससे हमारी पूरी एक्ट रिवाइज होने वाली है. और इसी रिवीजन के साथ साथ हम लोग करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कहा, क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस. तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं आपको एक अनदर बुकलेट का पीडीएफ देने वाली हूं जो मैंने स्पेशली डिजाइन किया है फॉर दिस बूस्टर बैच, जहां पे टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस और उसके आंसर्स अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशंस दिए हैं, प्लस ये आंसर्स की हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. तो मोटा मोटी ये पूरे टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं रिवीजन एज वेल एज राइटिंग प्रैक्टिस. इसके बाद भी आपके पास, इस बैच के बाद भी आपके पास और एक बार खुद से रिवाइज और प्रैक्टिस करने का समय रहेगा. सो यू स्टिल हैव इनफ ऑफ टाइम इन योर हैंड. अगर आपको लगता है इस बैच में आपके कुछ वीकनेसेस है, ये टॉपिक्स आपको समझ में आए हैं, तो यू स्टिल हैव टाइम टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस. सो ये बैच को जल्दी शुरू करने का मकसद ही ये था कि आप बाद में खुद से आपके वीकर एरियाज पे कोप अप कर पाओ, है ना.
और अगर आपको लगता है आपके कंसेप्ट ही वीक है, योर कंसेप्ट्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स जो है वो परचेज कर सकते हो, क्योंकि फास्ट ट्रैक लेक्चर में हमने हर टॉपिक को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, along with solving of all past examination papers and the study material questions also. But of course this is a booster batch, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, it's specifically designed for May and September attempt students. So of course I'm assuming that you already know the concepts, so conceptually you're already clear about everything. We are just revising all the concepts again. So basically यहाँ पे brushing up of knowledge जो है वो होने वाला है ना. आज कुछ टेक्निकल इशू के वजह से क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, बट फ्रॉम टुमारो वील बी स्टार्टिंग द क्लासेस शार्प एट 8:30. ओके, माइक चेक, माइक चेक चेक चेक. आवाज का कोई इशू है क्या? इज इट ओके नाउ? अच्छा, ये जो नोट्स है यहाँ, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो आज का जो लेक्चर है, ये यूट्यूब का लेक्चर, उसी लेक्चर के नीचे ऐप में जाके स्ट्रॉन्ग स्ट्रीमिंग कीजिए. एक ही मिनट, एक ही मिनट, एक ही मिनट. ओके, एक बार वॉइस चेक कर लेना. देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच इन द वॉइस. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो यस, लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेटिंग फॉर अ सिंगल मोमेंट. हम लोग टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके लिए समय अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है. So today we are starting with one of the most important acts of your syllabus, which is the Companies Act 2013. और ये जो notes आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये notes आपको मिलेंगे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. So there is a link in the description. You can click that link and you can get these notes. इसी notes से हम लोग Companies Act का रिविजन जो है वो करने वाले हैं शुरू. ओके, एंड व्हेन आई एम रिवाइजिंग यू आर सपोज टू रिवाइज विथ मी. और जो भी आंसर्स आपको आ रहे हैं, प्लीज रिपीट द आंसर्स अलोंग विथ मी. टेक अ रेड पेन. अगर कुछ सवाल का जवाब आपको नहीं आता है, प्लीज मार्क दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देयर एंड देयर इटसेल्फ. और आज सोने के पहले आपको ये जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको अच्छे से लर्न करके सोना है. तब तक आपको नहीं सोना है जब तक आप वो कॉन्सेप्ट को थरली नहीं पढ़ लो. ये बैच का नाम बूस्टर बैच ऐसे ही नहीं है. इट इज, you know, it is planned to boost your confidence. For that मैं तो आपको सपोर्ट करने आई गई हूँ, बट मेरे सपोर्ट के साथ साथ आपका कोऑपरेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज मेक इट श्योर दैट you all are learning the concepts in which you feel that you are weak. Okay, yes, all these lectures will be conducted free of cost on YouTube only. Okay, let's start. So I hope you all have downloaded the notes. Let's start with the revision process. और मेरे साथ साथ आपको बोलना है, nobody sitting on the bed. I want every one of you all to sit straight like good children, and let's start with the revision process. Okay, सबसे पहली बात तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट. ये जो कंपनीज एक्ट है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है? तो पहली बात तो कंपनीज एक्ट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी company incorporated under this act. This act is the Companies Act 2013 or any previous company law. Along with that, Companies Act is also applicable to insurance companies, banking companies, companies engaged in the generation or the supply of electricity. अब आप लोगों को लग रहा होगा कंपनीज एक्ट तो सिर्फ कंपनीज को एप्लीकेबल है. जी नहीं, कंपनीज एक्ट को तो एप्लीकेबल है ही, but it is also applicable to body corporates, such body corporates as are notified by the central government. क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स को नोटिफाई किया है? जी हाँ, किया है. जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. दीज आर नॉट कंपनीज, दे आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, बट बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको नोटिफिकेशन में लाया है, तो उस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के वजह से इवन दीज बॉडी कॉर्पोरेट्स हैव टू फॉलो the Companies Act 2013. And of course it also is applicable to any other company which is governed by a special act for the time being in force. This is section number 1 of the Companies Act 2013 जो बात करता है applicability of the act के बारे में. अब देखो,
What do you mean by the word company? जब हम कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, डेफिनेशन कुछ ऐसा कहती है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर this act means the companies act 2013 or under any previous company law. तो अगर जैसे कि SPC EdTech Private Limited, okay, it is a company incorporated under 2013 act. तो अब SPC EdTech को तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, बट अगर आप देखते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड वे बैक लाइक इन द ईयर 1958 और समथिंग लाइक दैट, तो उसको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन चीख चीख के कह रही है even if you are a company incorporated under any previous company law, still the Companies Act is going to be applicable to you. तो Reliance, Infosys, Tata, SPC, फर्क नहीं पड़ता आप 2013 एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए या उससे पहले, आप लोगों को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है. अब देखो डेफिनेशन से खास कंपनी क्या होती है ये तो हमें समझ में नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कंपनी के फीचर्स. यही फीचर्स से हमें ये समझ में आएगा कि कंपनी एक्चुअली होती क्या है. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मेमोरी टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी क्लास में वो थी क्लैप्स. तो कंपनी कैसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाएं. सी इज फॉर कॉमन सील. आप लोग जानते हो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट हैज द पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, वो खुद से तो साइन नहीं कर सकती है. तो अब किस चीज को माना जाएगा एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. कॉमन सील इज कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. बट आज के जमाने में कॉमन सील जो है वो है ऑप्शनल. अगर आपके पास कॉमन सील है तो फिर तो क्या बात है, नहीं भी है तो भी क्या ही बात है. दो डायरेक्टर्स जो है या तो फिर अ डायरेक्टर अलोंग विद द कंपनी सेक्रेटरी कैन साइन अ डॉक्यूमेंट, और फिर तब माना जाएगा कि कंपनी ने इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी दी है एंड द कंपनी वुड बी बाइंडेड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. सो द फर्स्ट फीचर इज द कॉमन सील. एल इज फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी. आप लोग मुझे चैट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दोगे, लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है बताइए तो जरा. It is the liability of, come on guys, it is the liability of the members that is limited. अब डिपेंड करता है आपकी कंपनी जो है वो क्या टाइप की है, और उसी के हिसाब से मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड. So if your company is a company limited by shares, मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होगी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. अगर आपकी कंपनी इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट. और अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो लाइबिलिटी इज ऑफ द मेंबर्स इज unlimited. So basically depending upon the type of the company, depending upon the, come on guys, type of the company, liability भी members की limited होती है. So very good. अभिषेक, ऐश्वर्या, हानी, जरीन, अविका, माही, क्या बात है. पोपट, आशीर्वाद, मानसवी, अमन, अवनीश, अनमोल, श्रेयांश, मयंक, पीयूष, प्रिया, प्रथा, शिवा, मिस्टर वर्मा, क्या बात है, वेरी गुड. हे शिफा, गुड इवनिंग. वंडरफुल. सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू बी एक्टिव इन द चैट्स. Third feature is that the company is an artificial person. A company is created by law. See, it's not created by a natural process. It's created by a process by law. And law recognizes it as a separate person. And if it recognizes it as a separate person, it can buy assets in its own name. It can incur liability in its own name. It can sue
and be sued in its own name. And because it's an artificial person, it is created by law and it can only be dissolved by law. जिसको हम कहते हैं a company has a perpetual succession. Members आएंगे, members जाएंगे, but company जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो चलता ही रहेगा. इसी फीचर को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स. तो कंपनी अलग, मेंबर्स अलग. कंपनी अलग, डायरेक्टर्स भी अलग होते हैं. So these are the 5 features of a company form of organization. Claps. C is for common seal. L is for limited liability. A is for artificial person. P is for perpetual succession and S is for separate legal entity. Separate legal entity में हमने एक केस भी देखा था जिसका नाम था Salomon versus Salomon and Company Limited. खैर इसको हमने और डिटेल में कॉर्पोरेट व्हील लिफ्टिंग की थियोरी में भी देखा था. सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट व्हील? अभी हमने लास्ट फीचर देखा था कंपनी का, जहां पे आपने देखा था कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग होते हैं. ये सुनो गाइस, उस केस में माय डियर स्टूडेंट्स एक पर्दा होता है और पर्दा कॉर्पोरेट लॉ के वजह से बनाया है, इसलिए इसको कहते हैं एज कॉर्पोरेट व्हील. और ये पर्दे के वजह से सामने वाले पर्सन को लगता तो है कि इट इज द कंपनी जो काम कर रही है, बट अगर आप पर्दा देखते हो उसके पीछे एक्चुअली इसी कंपनी को चलाने वाले लोग हैं. क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर नहीं सकती है. तो कभी कभार क्या होता है ना, इसी कॉर्पोरेट व्हील का गलत फायदा कुछ लोग उठाते हैं, कंपनी के नाम पे गलत काम करते हैं और बाद में कहते हैं गलत काम हमने थोड़ी ना किया, ये तो वो कंपनी है जिसने गलत काम किया है. तब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप अगर शाने हो तो लॉ मेकर देर शाना है, कहता है हम लोग ये पर्दे को उठा भी सकते हैं. पर्दा अगर हमने गिराया है तो पर्दा हम उठा भी सकते हैं. और आप जानते हो पर्दा जो उड़ गया तो भेद खुल जाएगा. तो अब क्या होगा, कॉर्पोरेट व्हील अगर लिफ्ट होगी, भले ही ट्रांजैक्शन कंपनी के नाम पे किया है, बट सजा हम देंगे उसके डायरेक्टर्स और उसके मेंबर्स को. इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. यस और नो गाइस? यस. So I want every one of you all to be please very active in the chat box and I want you all to reply on the group. Okay? Great. Yes. अब देखो यही कॉर्पोरेट व्हील की जो लिफ्टिंग है ये कब कब हो सकती है. देखो कॉर्पोरेट व्हील में आप कंपनी और उसके डायरेक्टर्स, कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग ट्रीट ही नहीं करते हो, आप उन दोनों को एक ही ट्रीट करते हो. दैट इज यू आर डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी एंड यू आर पेइंग रिगार्ड इंस्टेड टू द रियल पर्सन्स बिहाइंड दिस लीगल फैसेड. और आप कंपनी को सजा ना देते हुए उसके या तो मेंबर्स या तो डायरेक्टर्स को दे रहे हो सजा. यही कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. विच आर दी सर्कमस्टेंसेस? सबसे पहला पॉइंट इज, अगर आपको डिसाइड करना है सामने वाली कंपनी आपकी एनिमी है या आपकी फ्रेंड है, तब उस केस में यू माइट लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील. देखो कंपनी के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता है, तो इसलिए कंपनी खुद में अपने आप से तो किसी की फ्रेंड या किसी की दुश्मन नहीं हो सकती है. तो अब सवाल उठता है फ्रेंड या दुश्मन किस सेंस में कंपनी हो सकती है. सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पीपल हु आर रनिंग द कंपनी. इन लोगों से आपकी यारी या तो दुश्मनी हो सकती है. तो कभी कभार ये डिसाइड करने के लिए कि कंपनी के पीछे कौन है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करना पड़ता है. सो फर्स्ट पॉइंट सेज टू डिटरमिन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट whether the company is your friend or your enemy.
शेड्यूल बता देती हूँ. आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, उसके वजह से क्लास लेट चालू हुई है. बट फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग द क्लास एट 8:30 एंड वी विल बी वाइंडिंग अप टिल 9:30. तो जैसे अब आपको पता है कि हम कंपनीज एक्ट को शुरू किए हैं, तो आपको कल ना अपने आप से कंपनीज एक्ट को एग्जाम रेडी प्रिपेयर होके आना है. और कल जब हम 8:30 को मिलेंगे, आप लोग क्या करोगे, कंपनीज एक्ट का रिविजन मेरे साथ साथ करोगे. और जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे इन चीजों को आपको लिखना है. ओके. हे तनुज, कंग्रेचुलेशन. तनुज इज अ पास स्टूडेंट जिसने सितंबर 24 में बैच की थी, जनवरी में अटेम्प्ट दिया था और उसने 70 मार्क्स लॉ में स्कोर किए. क्या बात है. 70 मार्क्स इन लॉ इज अ वेरी गुड स्कोर. कीप इट अप तनुज, क्या बात है. ओके. सेकेंड इज टू प्रोटेक्ट टैक्स. कभी कभार क्या होता है, जैसे कि दिनशा मानिक जी पेटिट केस में हुआ था, कुछ लोग जैसे कि दिनशा मानिक जी पेटिट ने क्या किया, टैक्स ना देने के चक्कर में 4 प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर दी एंड ऑल दीज 4 कंपनीज वर अ शैम. इन कंपनीज का ना कोई बिजनेस था, इनकी ना कोई एसेट्स थी और ना इनकी कोई लाइबिलिटीज थी. एक ही काम ये कंपनी कर रही थी, डेनशाओ ने अपने शेयर्स और कुछ डिबेंचर्स इन कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया था. अब अगर शेयर्स डिबेंचर्स इन कंपनी के हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस पर आया डिविडेंड और इंटरेस्ट भी इनकम उन्हीं कंपनीज की होगी. इससे क्या हो गया था, डेनशाओ की पर्सनल इनकम कम हो गई और उसने एसेट्स भी इस तरह से दूसरी कंपनीज को ट्रांसफर किया कि कोई भी कंपनी टैक्सेबल इनकम के स्लॉट में नहीं आ रही थी. तो बड़े ही चालाकी से डेनशाओ ने क्या किया, टैक्स को इवेड करने की कोशिश की. देखो, टैक्स की चोरी कर रहा है वो. तो अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है और देखा जा सकता है इन कंपनीज को रियल में कौन कंट्रोल कर रहा है. और ये चारों प्राइवेट कंपनीज की इनकम को क्लब कर दिया गया विद द इनकम ऑफ मिस्टर डेनशाओ, और डेनशाओ को क्लब्ड इनकम पे देना पड़ा इनकम टैक्स. क्या ये बैच फ्री है? जी हाँ उमेश, इट इज टोटली फ्री 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 ऑफ कॉस्ट. ओके. द टाइम that will be taken is your investment. To avoid a legal obligation, come on guys, let's check it out. And the complete batch is going to be free, don't worry. To avoid legal obligation, जैसे workmen of Associated Rubber Industry Limited versus Associated Rubber Industry के केस में वही बात हुई थी. क्या बात हुई थी कि वर्कमैन को बोनस ना देने के चक्कर में इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक सब्सिडरी खोली और अपनी कुछ इनकम जो है वहां पे ट्रांसफर कर ली. अब इनकी इनकम कम हो गई, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बोनस भी एम्प्लॉयज का कम हो गया. दूसरी कंपनी में तो कोई एम्प्लॉयज नहीं थे, तो कहाँ पे तो बोनस का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है. तो हमने क्या कर दिया, हमने एम्प्लॉय को बोनस ना देने के चक्कर में एक फेक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके उसको हमारी इनकम डाइवर्ट कर दी. और ये सारी चीज़ों के पीछे एक ही मकसद था, वी वांटेड टू अवॉइड द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग बोनस टू आर एम्प्लॉयज. ये आप जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत कर रहे हो, और इसीलिए हमने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करते हुए दोनों कंपनीज को अलग अलग ना मानते हुए एक माना, और फिर हमने क्या किया, इन इनकम को क्लब करके इस पे टैक्स देने लगाया. यस नो गाइस? यस. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स. What does this point talk about? यहाँ पे देखो, अगर कोई काम होल्डिंग कंपनी नहीं कर सकती है, ऑब्वियसली बात है उसकी सब्सिडरी कंपनी भी ये काम नहीं कर सकती. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट बाय अ गन फॉर माई सेल्फ, आई कैन नॉट ऑल्सो टेल यू टू बाय अ गन फॉर मी. क्योंकि जो काम प्रिंसिपल खुद नहीं कर सकता है, वो काम प्रिंसिपल अपने एजेंट के द्वारा भी नहीं करवा सकता है. ये हमने देखा है इन मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन केस ऑल्सो. यहाँ पे वही चीज़ हुई थी, होल्डिंग कंपनी को लाइसेंस नहीं मिल रहा था, तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के द्वारा भी लाइसेंस
नहीं ले सकती है. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, कोई भी कंपनी आपने अगर क्रिएट की है फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ, तो ऐसे केस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा एंड वी लुक एट द पीपल बिहाइंड द कॉर्पोरेट व्हील, which was also decided in Guilford Motor Company versus Horney case. Yes or no, guys? Okay. दो स्टूडेंट्स हु वॉन द डिटेल रिविजन, मेरे क्वेश्चन बैंक के QR कोड्स है जहां पे मैंने हर चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. मैं वापस से कहना चाहती हूँ, दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच, दिस इज अ बूस्टर बैच जहां पे आने वाले 15 से 20 दिनों में हम लोग पूरा सिलेबस अलॉन्ग विथ राइटिंग प्रैक्टिस सॉल्व करने वाले हैं. अगर आप चाहते हो कि आप डिटेल रिविजन करो, क्वेश्चन बैंक में दिए गए QR को प्लीज स्कैन करना. वहां पे डिटेल में रिविजन हर लाइन हर सेक्शन को किया गया है, जो कंप्लीट होता है इन अराउंड 75 आवर्स. ये हमारा होने वाला है अराउंड 30 आवर्स. सो 75 आवर्स के बैच को सही आप 30 आवर्स के बैच से कंपेयर नहीं कर सकते हो. मतलब कितना स्टूपिड क्वेश्चन है आपका ये. ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पूछा भी कैसे, ये चीज को मैंने ऑलरेडी 3 बार रिपीट कर दिया है. एक रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो होती है हमारी ऑलमोस्ट 160 आवर्स की. एक होती है हमारी फास्ट ट्रैक बैच. हमारे रेगुलर बैच के बच्चों को फास्ट ट्रैक बैच फ्री है, उनको क्वेश्चन बैंक के सिर्फ QR कोड को स्कैन करना है, हर एक सेक्शन को वो डिटेल में रिवाइज करेंगे. दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच, इट इज अ बूस्टर बैच माय डियर स्टूडेंट. है ना, चाय ले लो आप बेटा. ओके, आ जाइए. Let's go with the classification. And the first classification of a company is on the basis of liability. So on the basis of liability, आप लोग बताओगे, companies are divided into 3 types. What are these 3 types? सबसे पहली बात तो it can be a company limited by shares, or it can be a company limited by guarantee, or it can be an unlimited company. सबसे पहली बात तो इफ योर कंपनी इज अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, उस केस में क्या होगा, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज गोइंग टू बी लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड शेयर कैपिटल. ये जो अनपेड शेयर कैपिटल है, ये बुलाया जा सकता है ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इट कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. बट अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है, उसके बाद आपसे 1 रुपया भी नहीं बुलाया जा सकता है. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कम्स टू एन एंड. तो याद रखना, इस कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. बट अगर आपकी गारंटी कंपनी है, तो गारंटी कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट. ये गारंटीड अमाउंट कहाँ लिखा होता है, मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में. बट याद रखना, ये जो लाइबिलिटी है कैन अराइज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. नाउ देयर आर 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. दोनों भी केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, और दोनों भी केस में लाइबिलिटी कैन अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. बट येस, देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस ऑल्सो. यहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, और यहां पे लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट. यहां पे लाइबिलिटी कैन अराइज ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, और यहां पे लाइबिलिटी कैन अराइज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, और ये जो लाइबिलिटी होती है ये अराइज होती है ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. दैट टू इफ द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट
टू रीपे द लाइबिलिटीज। यहाँ पे हम कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करते हैं लाइबिलिटी की कोई हद डिसाइड नहीं करते हैं। As and when the need arises during the winding up, we may call the amount। हो सकता है वाइंडिंग अप में जरूरत भी ना पड़े तो आप पैसे ना बुलाओ, बट अगर वाइंडिंग अप के वक्त आपको ऐसा लगे कि एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट, तब आप पैसे बुला सकते हो। ओके, आ जाइए। I just want to clear everything one more time. My dear students, this is a booster batch. A booster batch is a revision batch. I am not going to explain the concepts over here. Explanation हमने खूब किया है, बहुत डिटेल में किया है, इतना थरली किया है कि हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स तक देखे हैं। मैंने आप लोगों को जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी बताए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हमने रिलायंस, इन्फोसिस, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हमने देखा था कि डॉक्टर रेड्डी, अनलिमिटेड कंपनी में एमवे। प्रैक्टिकली हमने हर एक कॉन्सेप्ट को देखा है, समझा है और उसकी समरी नोट्स भी क्लास में बनाई है। दिस इज नॉट द टाइम वेर इन आई हैव टू एक्सप्लेन योर स्टफ। आपकी एग्जामिनेशंस आर ऑलरेडी शेड्यूल्ड मई के सेकेंड वीक में। अभी अगर हम पूरा सब्जेक्ट एक्सप्लेन करते बैठेंगे, यू हैव टू प्लान फॉर सितंबर अटेम्प्ट। तो आप समझो, समय को ध्यान में रखते हुए हमारे पढ़ाई करने का तरीका भी बदलना चाहिए। जब हमने बैचेस शुरू की थी, हमने 5 महीने एवरी डे हर एक सेंटेंस को समझा है। आपको लॉ का एल भी नहीं पता था। सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने से लेकर आई मेड यू ऑल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, बट दैट वाज पॉसिबल बिकॉज इट वाज अ रेगुलर बैच। फिर भी बहुत बार बच्चा ऐसे फील करता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे उसको वापस से थरली करना है, तो हमने QR कोड्स दिए जहाँ पे हमने डिटेल में एक्सप्लेन ही किया है सारे टॉपिक्स को। आज हम लोग ऑलरेडी 17 मार्च, मतलब मार्च का आधे महीना भी कंप्लीट हो चुका है। वो कंप्लीट होके भी 2 दिन हैव पास्ड। वी आर इन द इवनिंग ऑफ 17th of March. I cannot explain the concepts. I'm really very sorry. My dear student, this is not the time for explanation. And the other students who are here, they are sincerely attending the lectures. Please don't disturb them. I don't want to, put the career of my sincere students at stake. Okay? Thank you so much. And thank you all the other kids for your support. Every batch has different features. This is a batch to brush up your knowledge, not to inculcate your knowledge. I hope you respect the fact. Thank you so much. Okay. On the basis of membership, अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो कंपनीज के 2 टाइप्स होते हैं। वन इज अ प्राइवेट कंपनी and the second is a public company. Now ये OPC भी हम करने वाले, बट पहले प्राइवेट पब्लिक हम देखते हैं। What do you mean by a public company? ये जो नोट्स है जिससे हम अभी रिवाइज करवा रहे हैं, ये YouTube लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक। वो लिंक को जब आप क्लिक करोगे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, what do you mean by a public company? A public company means a company which is not a private company. It has a minimum paid up share capital as may be prescribed. Is there anything prescribed in the rules? No. So you can incorporate a company with even shagun के 11 रुपए. And even a subsidiary of a public company is going to be considered as a public company. So this is the definition of a public company. But public company क्या है, वो जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा what do you mean by a private company.
ओके, तो पब्लिक कंपनी क्या है ये समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी. सो व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? क्या मैं फ्रीज हो चुकी हूं? चेक चेक चेक, एक बार चेक करना. चेक चेक चेक, स्ट्रीमिंग तो शुरू है. ऑडियो क्लियर है क्या? ऑडियो क्लियर है क्या? आइस क्यूब फ्रीज हो गई हूं मैं. रेड लाइट, ग्रीन लाइट. पीछे की स्क्रीन तो सही है. चेक चेक चेक, वॉइस क्लियर है, वॉइस आ रही है आपको, बट आप लोगों को वीडियो नहीं आ रहा है. अभी देखिए तो जरा. चलो एक काम कीजिए, ऐसे ही रिवाइज करते हैं. आवाज तो क्लियर है ना? प्राइवेट कंपनी, देखो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? जो कंपनी के आर्टिकल्स में LRP लिखा हुआ है उस कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं. L इज फॉर व्हाट? लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड दिस लिमिटेशन इज अप टू 200. बट जब आप ये 200 की गिनती गिनते हो, joint holders are considered as one. Employee members and ex-employee members are not counted. Then R talks about restriction on the right to transfer your shares. Shares की transferability पे there is a restriction and there is a prohibition on making an invitation to the public. LRP जो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है वो कंपनी प्राइवेट कंपनीज होती है, और जिनके आर्टिकल्स में LRP नहीं होता है वो कंपनी होती है पब्लिक कंपनीज. तो पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है टू मेक एन इन्विटेशन टू द पब्लिक. अब देखो यही प्राइवेट कंपनी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं एज अ स्मॉल कंपनी, क्योंकि स्मॉल कंपनी वही कंपनीज हो सकती है जो अदर देन पब्लिक कंपनीज है. इन शॉर्ट ओनली प्राइवेट कंपनीज कैन बी रिगार्डेड एज स्मॉल कंपनीज. पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, स्मॉल कंपनी इज just a status that is given to you. It's not a kind of a company, because small companies are always private companies. Okay, but क्या आपकी प्राइवेट कंपनी स्मॉल है या नहीं है वो डिपेंड करता है अपॉन टू कंडीशंस. वन, आपकी ये जो स्मॉल कंपनी है वो तभी स्मॉल कंपनी कहलाई जाएगी अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 crores and the turnover does not exceed 40 crores. बट ये 4 और 40 का ये जो लिमिट है ये मेरे पास कहाँ से आया? ये लिमिट मेरे पास आया फ्रॉम माय डियर स्टूडेंट्स रूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट. एक्ट में तो कहा है 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और रूल्स कहते हैं 4 crore. वैसे ही टर्नओवर के लिए भी इट इज 2 crores और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. और हायर अमाउंट क्या प्रिस्क्राइब हुआ है रूल्स में? जी हाँ, एंड दैट इज 40 crores. तो एक्ट और रूल्स
दोनों को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं आपकी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे इफ इट्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 crores and the turnover does not exceed 40 crores. Along with that, small company का status shall not apply to holding and subsidiary companies. It shall not apply to a company registered under Section 8, and it also does not apply to any company or body corporate governed by a special act. तो याद रखना इन 3 कैटेगरीज को हमने एक्सक्लूड किया है एंड दीज आर द एक्सेप्शंस टू अ स्मॉल कंपनी. ओके, और इसी क्लासिफिकेशन में देर इज ऑल्सो वन मोर टाइप जो इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट्स है एंड दैट इज अ 1-person company. I'm sorry, I know the class was scheduled till 9:30 but because of some technical issue मैंने क्लास लेट चालू किया है. So is it okay if I extend it a little? मतलब 6 मिनट ऊपर तो हो चुके हैं, क्या मैं और 10 मिनट पढ़ा सकती हूँ? ओनली इफ यू ऑल आर ओके विथ इट. और अगर आपको लग रहा है कि आज के दिन का बस हो गया, आई जस्ट कंक्लूड इट, हम लोग कभी और कोप अप कर लेंगे. वट एवर यू से, इट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आप हाँ कहोगे तो हाँ, ना कहोगे तो ना, आपके पीछे. चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच, बेस्ट, आई लव यू ऑल. सुनो मेरी बात, 1-person कंपनी, जैसे नाम ही कहता है 1-person कंपनी, ऐसी कंपनी जहां पे देर इज ओनली 1 person एज अ मेंबर इज नोन एज अ 1-person कंपनी. ये जो 1 person होता है इसको कंपल्सरी एक दूसरे पर्सन का नाम इंडिकेट करना होता है इन द मेमोरेंडम, जिसको हम कहते हैं एज अ नॉमिनी. और यही नॉमिनी इस 1 person की जगह लेगा इन केस ऑफ डेथ or in case of his incapacity to enter into a contract. और इसी पर्सन को कहते हैं एज अ नॉमिनी जिसका आपको लेना होता है प्रायर रिटन कंसेंट, और इसी कंसेंट को आपको आरओसी के पास भी करना होता है फाइल. बट नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेज, who is eligible to become the sole member or the nominee of a 1-person company? 4 कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने होते हैं, वो भी एक साथ, इफ यू वांट टू बिकम द सोल मेंबर और द नॉमिनी ऑफ अ 1-person कंपनी. पहली बात तो यू शुड बी अ नेचुरल पर्सन, यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन. अब आज के जमाने में कहा है वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज, मतलब इट डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस, यू शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी. और 4th कंडीशन है यू शुड बी अ मेजर. तो माइनर ना ही सोल मेंबर बन सकता है और ना ही नॉमिनी बन सकता है. अलोंग विद दैट ओपीसी में आप अगर एक जगह के सोल मेंबर हो, आप ज्यादा से ज्यादा दूसरे जगह के नॉमिनी बन सकते हो. इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. ज्यादा से ज्यादा एक जगह के सोल मेंबर और दूसरे जगह के आप नॉमिनी बन सकते हो. OPC, very important, cannot be incorporated or it cannot be converted into a Section 8 company. और OPC जो है, it cannot carry out non-banking financial investment activities. So all these were the provisions relating to a 1-person company. कल से टाइमिंग बेटा 8:30 to 9:30 रहेगा. ओके, अब देखो, आज हम इतना ही करेंगे फॉर द रिविजन पार्ट. हमने क्या क्या किया, कंपनीज एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल है, कंपनी के फीचर्स, कॉर्पोरेट व्हील क्या है, उसका लिफ्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. 5 कॉन्सेप्ट्स का रिविजन हमने आज किया है. इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाली हूं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बट कल से राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा, है ना. तो आज मैं बूस्टर बैच के नोट्स में से क्वेश्चन नहीं ले रही हूं, मैं रैंडमली एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूं जिसके बारे में हम करने वाले हैं चर्चा.
देखो, हमने कंपनीज एक्ट के रिवीजन की शुरुआत की है। अगर आप चाहते हो कि ये रिवीजन का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले, आगे के कुछ टॉपिक्स जो है उसको आप अच्छे से पढ़ के और लर्न करके आना, ताकि कल जब मैं रिवाइज करूँ ना, आपके दिमाग में ये टॉपिक्स फिट हो जाएंगे। मतलब प्रो बन जाओगे यार आप, प्रो। उसके बाद आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। अब देखो, जैसे कि ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने मई 18 के एग्जामिनेशन में पूछा था। बूस्टर बैच का टाइम टेबल क्या है? बूस्टर बैच का टाइम टेबल बेटा जो है, दैट इज, सबसे पहले इस बूस्टर बैच में सुबह, मतलब आई थिंक दोपहर में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इकोनॉमिक्स होने वाला है। उसके बाद लॉ होगा फ्रॉम 8:30 टू 9:30 इन द इवनिंग। मैथ्स है सुबह के 11 से 12:30 के बीच में, और शाम में अकाउंट्स होता है 6:15 टू 8:15। तो ऐसा कुछ है, 11 से 12:30 मैथ्स, फिर 1 से 2:30 बजे तक इकोनॉमिक्स, शाम में 6:15 से 8:15 अकाउंट्स है, और फिर लॉ है 8:30 से 9:30। ठीक है, सो दिस इज अ टाइम टेबल फॉर द बूस्टर बैच। साथ साथ में मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूं। I have created a Telegram channel in the name of Crack Law with CA Ankita, especially for y'all. So this is created only for y'all. Okay, जिसका नाम क्या है मैं वापस से कहना चाहती हूँ, अभी मैंने जस्ट इवनिंग में ही क्रिएट किया है। क्रैक लॉ विद CA Ankita. This is a Telegram channel which I have created only for y'all. और इसी टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को ये बूस्टर बैच के सारे नोट्स जो है वो देने वाली हूँ। जैसे आज यूट्यूब पे लिंक में आप लोगों को सिर्फ कंपनीज एक्ट के हैंड रिटन नोट्स मिले होंगे और वो क्वेश्चन बैंक का बुकलेट मिला होगा। बट अभी तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 9 यूनिट्स है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 4 यूनिट्स है, पार्टनरशिप एक्ट के 3 यूनिट्स है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, LLP है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, सारे टॉपिक्स के नोट्स पेंडिंग है। तो ये नोट्स जो है हम शेयर करने वाले हैं इसी टेलीग्राम चैनल पे। ओके, सो यू कैन जस्ट subscribe to that particular channel. It's free of cost, and there is nothing relating to advertisement that is going to be published. It is just going to be an edu talk channel. ठीक है, सिर्फ हमारी बातें होगी, वो भी हमारे अटेम्प्ट, पढ़ाई, लॉ से रिलेटेड। इट्स एन एड्यू टेक चैनल, और कुछ भी इस चैनल पे नहीं चलने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन 1 to many, जहाँ पे मैं आपको रेगुलरली कुछ कंटेंट जो है वो पोस्ट करती रहूँगी। कभी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, रील्स अगर बनाए तो वो मैं आपको शेयर करती रहूँगी। उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, ठीक है। इस चैनल का लिंक भी मैं बाकी के बच्चों के साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, मैं एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रही थी। दिस क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कैसे देने वाले हो? सुनो मेरी बात। लिंक 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 लिंक, मैं एक काम करती हूँ, ये जो चैट बॉक्स है उसमें भी लिंक भेज दूं क्या? तो अभी आप चैनल
सब्सक्राइब कर सकते हो, नोट्स भी अभी डाल देती हूँ उसमें। हेमंत को बोलती हूँ प्लीज शेयर दिस लिंक ऑन द चैट बॉक्स। ठीक है, सुनो ना, ये क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन एन ओपीसी। पहले तो पूछा है डिफाइन एन ओपीसी, फिर बोला है व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू इट्स मेंबरशिप। ओके, डोंट वरी गाइज, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। मैं सेशन एंड कर रही हूँ, और उसके पहले, एंड करने के पहले मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक भी चैट बॉक्स में पिन करवा रही हूँ। आप सिर्फ सुनिए आंसर कैसे देना है। एंड कैन एन ओपीसी बी कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है जिसमें 2-3 सवाल एक ही क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिए हैं इंस्टीट्यूट ने, है ना। तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? पहली बात तो आप डिफाइन करोगे व्हाट इज एन 1 पर्सन कंपनी। तो आप लोग जानते हो, अ 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। फिर इसके मेंबरशिप के रूल्स क्या है, हमने देखे थे 4 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। एक तो एक ही पर्सन मेंबर बन सकता है, और ये पर्सन को भी किसी और पर्सन का नाम इंडिकेट करना होता है एज अ नॉमिनी। जो सोल मेंबर बनेगा अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है या वो इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, और यही नॉमिनी का रिटन कंसेंट आपको लेना होता है, जो आरओसी के पास भी करना होता है फाइल। आप अगर चाहो आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हो, और नॉमिनी भी जब चाहे अपने इस कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। अब देखो, सोल मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए आपको होना चाहिए नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, whether you are a resident in India or otherwise, and you should also be a major। एक समय पे आप एक ओपीसी के सोल मेंबर और एक ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हो। Along with that, OPC cannot be converted or it cannot be incorporated as a Section 8 company. So this was the answer to the direct theory question. अब जब आप डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, आपको आपके मेन मार्जिन के वहां पे एक छोटा मार्जिन ड्रॉ करना होगा, और ये जो छोटा मार्जिन है, छोटे मार्जिन में आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपका आंसर जो है वो प्रेजेंट करना होगा। सपोज जैसे कि ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1A, तो आप लिखोगे आंसर 1A। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे आंसर चेक नहीं होगा। फिर आप छोटे मार्जिन में ऐसे पॉइंटर्स देके सारे सवाल इंस्टीट्यूट ने जो पूछे हैं वो आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करने हैं। मेक इट श्योर योर हैंडराइटिंग इज रीजनेबली गुड। पूरा आंसर लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, स्केल और पेंसिल ले सकते हो और सारे कीवर्ड्स को कर सकते हो अंडरलाइन। इससे आपका पेपर और प्रेजेंटेबल होता है। बट देखो, ये अंडरलाइनिंग ऑफ कीवर्ड्स विल ओनली हैपन वंस यू आर डन राइटिंग द होल पेपर। उसके बाद ही आप क्रॉस चेक करने के साथ साथ अंडरलाइनिंग का काम भी कर सकते हो। ओके, कुछ कुछ बच्चे सुनते नहीं और फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड मोड पे पूछते रहते हैं। अब क्या करें इस बच्चों का, कसं व्हायचं? आप लोगों को चैनल की लिंक मिली क्या? So yes, yes, the Telegram channel link has now been अपडेटेड इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स को रिफर कर सकते हैं। और बस आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच दैट हैपेंड इन द स्टार्टिंग। कल से हम लोग 8:30 शार्प लेक्चर को शुरू कर देंगे, है ना। हasta la vista baby, thank you so much, see you tomorrow, bye bye, happy learning and have a good night। मैं वापस से कह रही हूँ, टेलीग्राम चैनल आप नाम से सर्च कर सकते हो, क्रैक लॉ विद CA अंकिता। थैंक यू।